नमस्कार। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन, उनकी रणनीतियों और उनकी जो स्थायी विरासत है, उस पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, ऐतिहासिक लेख हैं, प्रशासनिक दस्तावेजों का विश्लेषण है, कुछ समकालीन वृत्तांत हैं और जीवनियां भी हैं। हमारा मकसद सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की एक लिस्ट बनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम इन स्रोतों से वो महत्वपूर्ण जानकारी, वो नजरिया निकालना चाहते हैं जिनसे हम शिवाजी महाराज को एक व्यक्ति, एक शासक, एक कुशल रणनीतिकार और एक दूरदर्शी नेता के रूप में समझ सकें। तो चलिए शिवाजी महाराज की दुनिया को इन स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा राजा नहीं थे। जैसा कि जानकारी मिलती है, उनका प्रशासन, उनकी आर्थिक नीतियाँ और उनका सामाजिक दृष्टिकोण, इन सब में कई दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू छिपे हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने उस समय की चुनौतियों का सामना किया और एक ऐसे राज्य की नींव रखी जो आगे चलकर एक बड़ी शक्ति बना। तो शुरुआत उनके शुरुआती जीवन और उस माहौल से करते हैं जिसमें वो बड़े हुए। उनका जन्म 1630 में शिवनेरी किले में हुआ, एक ऐसे दौर में जब दक्कन, आप देखिए, कई सल्तनतों और मुगल साम्राज्य के बीच बटा हुआ था। जी हाँ, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और ऊपर से मुगल। उनकी माँ जीजाबाई और पिता शाहजी भोंसले का प्रभाव तो था ही। खासकर जीजाबाई ने उनमें वो स्वराज की भावना भरी। हाँ बिल्कुल, उन्हें बचपन से ही रामायण, महाभारत की कहानियां सुनाईं, शासन और धर्म की बातें सिखाईं। और कहा जाता है कि बहुत कम उम्र में ही, करीब 15-16 साल की उम्र में, उन्होंने तोरणा किला जीत लिया था। हाँ, तोरणा पर कब्जा एक महत्वपूर्ण शुरुआती कदम था। एक तरह से उनके स्वतंत्र अभियान की शुरुआत थी वो। लेकिन उनके शासन का असली वैधानिक और प्रतीकात्मक मोड़ तो 1674 में रायगढ़ में हुआ उनका राज्याभिषेक था। अच्छा। ये सिर्फ एक भव्य समारोह नहीं था, इसके पीछे गहरे राजनीतिक कारण थे। तब तक मुगल या आदिलशाही सल्तनतें उन्हें महज एक जमींदार या कह लीजिए जागीरदार का विद्रोही बेटा ही मानती थीं। राज्याभिषेक ने उन्हें एक स्वतंत्र और संप्रभु शासक के रूप में स्थापित किया। मतलब अब वो किसी के अधीन नहीं थे। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी, एक बड़ी सामाजिक अड़चन आई थी ना। सुनने में आता है कि स्थानीय ब्राह्मण उन्हें पारंपरिक क्षत्रिय मानने को तैयार नहीं थे। सही कहा, ये एक बड़ी चुनौती थी उनकी वैधता के लिए, क्योंकि राजा बनने के लिए क्षत्रिय होना जरूरी माना जाता था उस समय। और इस जटिल समस्या को हल करने के लिए फिर वाराणसी के एक बहुत प्रसिद्ध पंडित गागा भट्ट, उनको बुलाया गया। गागा भट्ट, हाँ सुना है। जी, उन्होंने एक वंशावली प्रस्तुत की जिसमें शिवाजी को उदयपुर के सिसोदिया राजपूतों का वंशज बताया गया। इसके बाद उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और वैदिक रीति से उनके विवाह भी पुनः कराए गए ताकि उनकी क्षत्रिय पहचान पूरी तरह स्थापित हो सके। अच्छा, तो ये सब करना पड़ा उन्हें। हाँ, हालांकि कुछ विवरण ये भी बताते हैं कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण को लेकर भी थोड़ा विवाद हुआ था उस वक्त। खैर, राज्याभिषेक तो बहुत भव्य हुआ होगा। सोने का सिंहासन, पवित्र नदियों के जल से अभिषेक। बिल्कुल। छत्रपति, शक्करता यानी एक नए युग का संस्थापक और हैंदव धर्मोद्धारक जैसी उपाधियां उन्हें मिली। उनकी माँ जीजाबाई के लिए निश्चित ही एक बड़े गौरव का क्षण रहा होगा। हाँ बिल्कुल, पर दुखद है कि उनकी मृत्यु राज्याभिषेक के कुछ ही दिन बाद, शायद 12 दिन बाद ही हो गई। ओह। एक और दिलचस्प बात जो मिलती है, कुछ मान्यताओं के मुताबिक शायद जो पहला राज्याभिषेक था उसका मुहूर्त उतना शुभ नहीं माना गया। अच्छा। तो कुछ महीनों बाद सितंबर 1674 में एक तांत्रिक संत थे निश्चलपुरी गोसावी। उनके मार्गदर्शन में तांत्रिक अनुष्ठानों के साथ एक दूसरा थोड़ा ज्यादा निजी किस्म का राज्याभिषेक भी किया गया। ओह, ये तो काफी दिलचस्प है। हाँ, ये दिखाता है कि शिवाजी को अपनी वैधता स्थापित करने के लिए राजनीतिक शक्ति के साथ साथ पारंपरिक और सामाजिक मान्यताओं का भी कितना ध्यान रखना पड़ा। चलिए अब उनकी उस चीज पर आते हैं जिसके लिए वो शायद सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उनकी युद्ध नीति, गनीमी कावा, ये छापामार युद्ध शैली। ये उन्होंने क्यों और कैसे अपनाई? देखिए, शिवाजी महाराज ये अच्छी तरह समझते थे कि उनकी सेना, मतलब संख्या में और संसाधनों में, मुगलों या दूसरी सल्तनतों की विशाल सेनाओं का सीधे मैदान में मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ, जाहिर है। इसलिए उन्होंने
महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों और घने जंगलों की जो भौगोलिक स्थिति है उसका बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया। गनिमी कावा इसी समझ से निकली रणनीति थी। मतलब अचानक हमला करो और फिर तेजी से निकल जाओ, घात लगाकर दुश्मन को चौंकाओ, उनकी सप्लाई लाइनों को काटो। अच्छा। और उन्हें लगातार परेशान करते रहो। ये कोई कायरता नहीं थी जैसा कुछ लोग कहते हैं। हाँ। ये सीमित संसाधनों के साथ बड़ी शक्तियों से लड़ने की एक बहुत ही व्यावहारिक और बेहद प्रभावी रणनीति थी। औरंगजेब का उन्हें चिढ़कर पहाड़ी चूहा कहना शायद इसी रणनीति की सफलता का प्रमाण है। बिल्कुल, वो चिढ़कर ही कहता था क्योंकि शिवाजी पकड़ में नहीं आते थे और लगातार मुगलों को नुकसान पहुंचाते रहते थे। और इस रणनीति में किलों की क्या भूमिका थी? उन्होंने तो बहुत सारे किले जीते और बनवाए भी। किले तो उनकी पूरी रणनीति और राज्य की रीढ़ की हड्डी थे। अच्छा। रायगढ़, प्रतापगढ़, सिंहगढ़, सिंधुदुर्ग जैसे किले सिर्फ सुरक्षा के गढ़ नहीं थे, वे प्रशासन के केंद्र भी थे, सैन्य अभियानों के लिए अड्डे थे और खजाना रखने की सुरक्षित जगह भी थीं। कहा जाता है कि उनके पास 300 से ज्यादा किले थे। हाँ, कुछ स्रोत तो ये संख्या बताते हैं। और उनके प्रबंधन में भी खास बात थी। हर किले पर 3 बराबर दर्जे के अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, एक हवलदार, एक सबनीस और एक कारखानीस। अच्छा, 3 अधिकारी। जी, और अक्सर अलग अलग जातियों से, ताकि शक्ति का संतुलन बना रहे और किसी एक के विश्वासघात से पूरा किला हाथ से न निकल जाए। ये तो काफी सोचा समझा सिस्टम था। बिल्कुल। रामचंद्र पंत अमात्य ने अपने आज्ञा पत्र में लिखा भी है कि शिवाजी का सारा साम्राज्य, उनकी शक्ति, वो किलों पर ही टिकी थी। जमीनी लड़ाई के अलावा शिवाजी ने समुद्र के महत्व को भी समझा। ये उस दौर के भारतीय शासकों के लिए काफी असामान्य बात थी। उनकी नौसेना बनाने के पीछे क्या सोच थी? निश्चित रूप से शिवाजी शायद पहले भारतीय शासकों में से थे जिन्होंने नौसेना के सामरिक और आर्थिक महत्व को इतनी गंभीरता से समझा। कोंकण तट पर अपना नियंत्रण मजबूत करने, अपने व्यापार की रक्षा करने और जंजीरा के सिद्धियों जैसी समुद्री शक्तियों से मुकाबला करने के लिए उन्होंने 1650 के दशक के अंत में नौसेना बनानी शुरू की। उन्होंने जहाज खरीदे भी और खुद भी बनवाए। हाँ, कुछ पुर्तगालियों से खरीदे, कुछ खुद बनवाए, यूरोपीय मॉडल भी अपनाए। सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे मजबूत नौसैनिक अड्डे बनाए। ये नौसेना मुख्य रूप से तटीय रक्षा और युद्ध के लिए थी, गहरे समुद्र में जाने के लिए उतनी नहीं थी। और इसमें कौन लोग थे? दिलचस्प बात यह है कि इसमें मुसलमानों और जो तटीय इलाकों की जातियां थीं, जैसे भंडारी, कोली, इन लोगों को भी बड़ी संख्या में भर्ती किया गया था। उनके कमांडर भी अलग अलग पृष्ठभूमि से थे। उनकी रणनीति और व्यक्तिगत बहादुरी के कुछ उदाहरण तो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे अफजल खान वाला मामला। वो क्या था? हाँ, प्रतापगढ़ की लड़ाई 1659, वो शिवाजी की चतुराई और हिम्मत का एक बेहतरीन उदाहरण है। बीजापुर सल्तनत का एक बहुत ताकतवर और लंबा चौड़ा सरदार था अफजल खान। वो बड़ी सेना लेकर शिवाजी को पकड़ने या मारने आया था। अच्छा। कहते हैं उसने रास्ते में हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाकर शिवाजी को उकसाने की भी कोशिश की थी। मिलने की बात हुई प्रतापगढ़ किले के नीचे, लेकिन शिवाजी को खान की नीयत पर शक था। वो पूरी तैयारी से गए, शरीर पर कवच पहना, हाथ में बागनख छिपाया। बागनख वो क्या होता है? वो शेर के पंजों जैसे दिखने वाले धातु के नुकीले हथियार होते हैं जो हथेली में छिप जाते हैं। तो कहते हैं कि जब खान ने गले मिलने के बहाने कटार से वार करने की कोशिश की तो कवच ने उन्हें बचाया और शिवाजी ने बाघ नख से उसका पेट चीर दिया। बाप रे। और इसके तुरंत बाद पास में छिपे मराठा सैनिकों ने अफजल खान की सेना पर हमला कर दिया और उन्हें हरा दिया। इस जीत ने शिवाजी का कद बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। जाहिर है। और शाइस्ता खान पर वो रात का हमला और सूरत की लूट, ये सिर्फ बहादुरी थी या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति थी? मेरे ख्याल से दोनों ही बातें थीं। पुणे में लाल महल में डेरा डाले मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर 1663 में रात में सिर्फ चंद 100 सैनिकों के साथ हमला करना, ये दुस्साहस तो था ही। हाँ। लेकिन ये मुगलों के मनोबल को तोड़ने की एक सोची समझी रणनीति भी थी। शाइस्ता खान उस हमले में घायल हुआ, उसका बेटा मारा गया और आखिरकार औरंगजेब को उसे बंगाल भेजना पड़ा। और सूरत, वो तो मुगलों का बहुत अमीर शहर था। हाँ, सूरत मुगलों का सबसे अमीर बंदरगाह था। उसे 1664 और फिर 1670 में 2 बार लूटना, ये सिर्फ खजाना पाने के लिए नहीं था, ये मुगल सत्ता के प्रतिष्ठा पर सीधा हमला था। और हाँ, उनके अपने अभियानों के लिए धन जुटाने का एक तरीका भी था। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने आम लोगों को या धार्मिक स्थलों को निशाना नहीं बनाया।
हाँ, ज्यादातर स्रोत यही कहते हैं कि लूट मुख्य रूप से अमीर व्यापारियों और सरकारी खजाने तक सीमित थी। और आगरा से उनका बच निकलना, ये तो बिल्कुल किसी कहानी जैसा लगता है, मिठाई की टोकरियों में छुपकर। हाँ, 1666 में औरंगजेब के बुलावे पर आगरा जाना और फिर वहां एक तरह से नजरबंद हो जाना, ये शिवाजी के लिए एक बड़ा संकट था। बिल्कुल। लेकिन वहां से कहते हैं मिठाई या फलों की टोकरियों में छुपकर उनका और उनके बेटे संभाजी का निकल भागना, ये उनकी असाधारण चतुराई और संकट में भी हिम्मत ना हारने का सबूत है। क्या ये सच में टोकरियों में ही भागे थे? देखिए, ये सबसे प्रचलित कहानी है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शायद पहरेदारों को रिश्वत दी गई होगी या भागने में किसी ने अंदर से गुप्त मदद की होगी, पर जो भी हो वो निकल भागे और सुरक्षित वापस महाराष्ट्र पहुंच गए। ये घटना तो उनकी लेजेंड का हिस्सा बन गई। तो ये तो हुई युद्ध और रणनीति की बात, लेकिन शिवाजी महाराज सिर्फ योद्धा नहीं थे, एक कुशल प्रशासक भी थे। उनकी अष्टप्रधान मंडल व्यवस्था काफी मशहूर है। ये क्या थी और क्यों खास थी? हाँ, अष्टप्रधान मंडल, ये उनके प्रशासन की रीढ़ थी। 8 मंत्रियों की एक परिषद, ये उस जमाने के हिसाब से काफी प्रगतिशील व्यवस्था थी। खास इसलिए थी क्योंकि ये सिर्फ एक कैबिनेट नहीं थी, ये शिवाजी की स्वराज्य की सोच को दर्शाती थी। कैसे? देखिए, पहली बात, उन्होंने मंत्री चुनते वक्त वंशवाद की जगह योग्यता को तरजीह दी। मतलब जो काबिल है उसे पद मिलेगा। ये तो जरूरी था जागीर के प्रति। अच्छा। और तीसरी बात, उन्होंने प्रशासन में फारसी भाषा का जो जबरदस्त प्रभाव था उसे कम करने की कोशिश की। फारसी प्रशासनिक पदों की जगह संस्कृत निष्ठ नाम दिए। कौन कौन थे इस मंडल में, क्या पद थी? इसमें 8 प्रमुख सलाहकार या मंत्री थे। सबसे पहले पेशवा यानी प्रधानमंत्री, जो नागरिक और सैन्य प्रशासन दोनों देखते थे। फिर अमात्य या मजूमदार, जो वित्त मंत्री थे। मंत्रीय या वाक्यानवीस, जो दरबारी कार्यवाही का रिकॉर्ड रखते थे, एक तरह से इतिहासकार और खुफिया प्रमुख भी। सुमंत या दबीर, जो विदेश सचिव थे। अच्छा। सचिव या सुरनवीज, जो शाही पत्राचार देखते थे। सेनापति या सरे नौबत, जो कमांडर इन चीफ थे। और फिर पंडित राव, जो धार्मिक मामलों के प्रमुख थे और दान दक्षिणा का काम देखते थे। और आखिर में न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश। तो ये सब मंत्री थे, क्या ये फैसले लेते थे? ये मुख्य रूप से सलाहकार थे। अंतिम निर्णय शिवाजी महाराज का ही होता था, लेकिन इनकी सलाह बहुत महत्वपूर्ण होती थी। प्रशासन का एक और अहम पहलू होता है राजस्व। किसानों के लिए उनकी नीति कैसी थी? क्या वो सिर्फ युद्ध पर ही ध्यान देते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवाजी जानते थे कि किसी भी राज्य की ताकत उसके किसानों में होती है। उन्होंने अहमदनगर के मलिक अंबर की जो राजस्व प्रणाली थी, जिसे कठी प्रणाली कहते हैं, उसे अपनाया और उसमें सुधार भी किए। कठी प्रणाली, वो क्या थी? इसमें जमीन की पैमाइश एक कठी यानी लकड़ी या बांस के डंडे से की जाती थी। फिर जमीन की उपज क्षमता के आधार पर कर तय होता था। शिवाजी ने ये पैमाइश करवाई और कर तय किया, जो उपज का लगभग 33 से 40% होता था। और वसूली कैसे होती थी? सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने देशमुख और देशपांडे जैसे जो शक्तिशाली बिचौलिए थे, जो किसानों का बहुत शोषण करते थे, हाँ, सुना है इनके बारे में, उनको बीच से हटाने की कोशिश की और सीधे किसानों यानी रैयत से राजस्व वसूलने का प्रयास किया, ताकि किसानों का शोषण कम हो। बिल्कुल। और मुश्किल समय में जैसे सूखा पड़ गया या फसल खराब हो गई, तो किसानों को बीज, बैल वगैरह खरीदने के लिए राज्य की तरफ से कर्ज भी दिया जाता था, जिसे तगाई कहते थे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, उनके एक पत्र का जिक्र मिलता है जिसमें वो अपने अधिकारियों को साफ हिदायत देते हैं कि रैयत को यानी किसान को परेशान न किया जाए, उनसे जबरदस्ती न की जाए। चौथ और सरदेशमुखी का भी जिक्र आता है अक्सर। हाँ, ये क्या थे और क्यों वसूले जाते थे? हाँ, ये दोनों कर शिवाजी अपने सीधे नियंत्रण वाले स्वराज्य क्षेत्र से नहीं वसूलते थे। ये उन पड़ोसी इलाकों से लिए जाते थे जो मुगलों या दूसरी सल्तनतों के अधीन थे। अच्छा, क्यों? चौथ उस इलाके के कुल राजस्व का चौथाई हिस्सा यानी 25% होता था। ओके। इसे देने के बदले में उस इलाके को मराठा आक्रमण से सुरक्षा का एक तरह से आश्वासन मिलता था। मतलब प्रोटेक्शन मनी जैसा कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन ये मराठा प्रभाव को भी दर्शाता था। और सरदेशमुखी एक अतिरिक्त 10% कर था। शिवाजी ये कर उस क्षेत्र के वंशानुगत मुखिया यानी सरदेशमुख होने के अपने अधिकार के तौर पर वसूलते थे।
उनका दावा था कि वो उस पूरे इलाके के मुख्य देशमुख हैं। तो ये दोनों राज्य की आय के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए होंगे। हाँ, ये न केवल राज्य की आय बढ़ाते थे, बल्कि धीरे धीरे मराठा प्रभाव क्षेत्र का विस्तार भी दर्शाते थे। न्याय व्यवस्था और भाषा के बारे में क्या जानकारी मिलती है? प्रशासन में कौन सी भाषा इस्तेमाल होती थी? न्याय के लिए पारंपरिक हिंदू ग्रंथों जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, शुक्रनीति आदि का सहारा लिया जाता था, लेकिन स्थानीय स्तर पर पंचायतों को काफी स्वायत्तता थी और वो आपसी सहमति और मध्यस्थता पर ज्यादा जोर देती थीं। गंभीर मामलों के लिए फिर धर्मा सभा, पंडित राव के अधीन, और राजसभा, जिसमें राजा और मंत्री होते थे, जैसी उच्च अदालतें थीं। और भाषा? भाषा के मामले में जैसा मैंने पहले कहा, उन्होंने प्रशासन में फारसी के दबदबे को कम करने की कोशिश की। उन्होंने मराठी को प्रशासन की मुख्य भाषा बनाया और राज व्यवहार कोश नाम का एक शब्दकोश भी तैयार करवाया। अच्छा, शब्दकोश। जी, रघुनाथ पंत हणमंते ने इसे तैयार किया था। इसमें फारसी और अरबी के जो प्रशासनिक शब्द थे, उनके संस्कृत पर्याय दिए गए थे। उनकी राजकीय मोहर भी संस्कृत में थी। प्रतिपद चंद्रलेखेव वर्धिष्णुर विश्ववंदिता शा सूनो शिवस्यै शामुद्रा भद्राय राजते। वाह, तो ये सब उनकी हिंदवी स्वराज्य की जो पहचान थी उसे मजबूत करने के प्रयास थे। हाँ, बिल्कुल, अपनी एक अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश थी। अब जरा शिवाजी महाराज के व्यक्तिगत चरित्र और मूल्यों पर आते हैं। उनकी धार्मिक नीति को लेकर अक्सर बातें होती हैं, कभी कभी विवाद भी। स्रोत क्या बताते हैं? देखिए, जो समकालीन और बाद के ज्यादातर स्रोत हैं, वो यही बताते हैं कि वो गहरे धार्मिक व्यक्ति थे, हिंदू धर्म और परंपराओं का निष्ठा से पालन करते थे, संत तुकाराम, रामदास जैसे संतों का बहुत आदर करते थे, लेकिन उनकी धार्मिकता कट्टर में ही थी। उनकी जो नीति थी वो सहिष्णुता की थी। सहिष्णुता कैसे? उन्होंने हिंदू मंदिरों को दान दिया, उनका जीर्णोद्धार करवाया, ये तो है ही, लेकिन साथ ही उन्होंने मुस्लिम संतों की दरगाहों जैसे बाबा याकूत की दरगाह और मस्जिदों के रख रखाव के लिए भी अनुदान दिया। अच्छा। उनकी सेना और प्रशासन में कई मुसलमान उच्च पदों पर थे, जैसे उनके एक नौसेना प्रमुख थे दरिया सारंग, वो मुसलमान थे। एक सेनापति सिद्दी हिलाल थे। तो ये कहना कि वो सिर्फ हिंदू राजा थे शायद पूरी तरह सही नहीं है। ये कहना कि वो हिंदू धर्म के प्रति समर्पित थे सही है, लेकिन वो दूसरे धर्मों के प्रति असहिष्णु थे, ये स्रोतों से साबित नहीं होता। बल्कि उन्होंने तो औरंगजेब को जजिया कर लगाने के लिए एक पत्र लिखकर उसकी आलोचना भी की थी और उसे अकबर की तरह सहिष्णु बनने की सलाह दी थी ताकि प्रजा खुश रहे। महिलाओं के प्रति उनके सम्मान के बारे में भी काफी कहा जाता है, ये कितना सच है? हाँ, ये उनके चरित्र का एक बहुत ही उल्लेखनीय पहलू माना जाता है। उस युग में युद्धों के दौरान दुश्मन खेमे की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार बहुत आम बात थी, लेकिन शिवाजी ने अपनी सेना में इसे लेकर बहुत सख्त नियम बना रखे थे। किसी भी महिला का अपमान बर्दाश्त नहीं था। यहाँ तक कि उनके एक बड़े आलोचक मुगल इतिहासकार खफी खान, जिसने उन्हें कई बार बुरा भला कहा है, उसने भी ये बात मानी है और लिखा है कि शिवाजी के सैनिक दुश्मन खेमे की महिलाओं और बच्चों का भी सम्मान करते थे, और अगर कोई महिला या कुरान की प्रति उनके हाथ लग जाती तो उसे सम्मान के साथ वापस भेज दिया जाता था। कल्याण के सूबेवार की बहू वाला किस्सा शायद इसी से जुड़ा है। जी हाँ, वही प्रसिद्ध किस्सा है कि जब उनके सैनिक कल्याण के मुस्लिम सूबेदार की खूबसूरत बहू को बंदी बनाकर लाए तो शिवाजी ने उन्हें डांटा और उस महिला को सम्मान सहित वापस भिजवा दिया, ये कहते हुए कि काश मेरी माँ भी इतनी खूबसूरत होती तो मैं भी खूबसूरत होता। ये कहानी उनके चरित्र को दर्शाती है। ऐसा क्या था उनके व्यक्तित्व में कि लोग उनके सैनिक, उनके सरदार उनके लिए जान देने को तैयार रहते थे? तानाजी मालुसरे जैसे लोग। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। स्रोतों से लगता है कि उनमें गजब की नेतृत्व क्षमता थी। वो लोगों को प्रेरित करते थे, उनमें एक निष्ठा, एक वफादारी जगाते थे। शायद सबसे बड़ी बात ये थी कि उनमें सही व्यक्ति को पहचानने की अद्भुत परख थी। अच्छा। उन्होंने तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे, नेताजी पालकर, मोरोपंत पिंगले, प्रतापराव गुजर जैसे बेहद योग्य और वफादार साथी चुने, और ये लोग अलग अलग जातियों से थे। उन्होंने योग्यता को महत्व दिया, न कि सिर्फ जाति या रिश्तेदारी को। इससे आम लोगों में, सैनिकों में उनके प्रति एक गहरा विश्वास पैदा हुआ कि ये हमारा राजा है, ये हमारे लिए सोचता है। यही शायद उनकी सफलता का एक बड़ा राज था। अंत में उनकी विरासत को आज कैसे देखा जाता है?
एक तरफ तो वे महाराष्ट्र और पूरे भारत में एक महान नायक हैं, एक राष्ट्रीय प्रतीक। बिल्कुल। उन्हें मराठों को एक बिखरी हुई शक्ति से उठाकर एक राजनीतिक ताकत के रूप में एकजुट करने और उनमें स्वराज यानी अपनी आज़ादी और अपने शासन की भावना जगाने का श्रेय दिया जाता है। उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उनकी सैन्य रणनीति, वो बाद की पीढ़ियों के लिए, पेशवाओं के लिए और मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए एक आधार बनी। महाराष्ट्र में तो वो एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुके हैं। बिल्कुल। उनका नाम गर्व और स्वाभिमान से जुड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी विरासत को लेकर कुछ विवाद और अलग-अलग व्याख्याएं भी हैं, जैसा हमने धार्मिक नीति के संदर्भ में भी देखा। हाँ, ये भी सच है, समय के साथ और खासकर आधुनिक राजनीति में उनकी छवि का काफी राजनीतिकरण हुआ है। कुछ समूह उन्हें केवल एक हिंदू योद्धा या मुस्लिम विरोधी के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं, जो ऐतिहासिक तथ्यों को शायद नजरअंदाज करता है। तो कुछ इतिहासकार उनके प्रशासन में मुसलमानों की भूमिका, उनकी सहिष्णु नीतियों और उनकी जो निम्न जाति की पृष्ठभूमि थी, क्योंकि भोंसले कुल को पारंपरिक रूप से ऊंची क्षत्रिय जातियों में नहीं गिना जाता था, उस पर ज्यादा जोर देते हैं। फुले और तिलक ने भी उन्हें अलग अलग तरह से देखा था। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। 19वीं सदी में समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने उन्हें शूद्रों और अतिशूद्रों, दलितों का राजा, एक लोकनायक के रूप में देखा जिसने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी। तो वहीं स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने उन्हें एक राष्ट्रवादी प्रतीक बनाया जिसने विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष किया। और हाल के वर्षों में कुछ अकादमिक किताबों पर भी विवाद हुए हैं। जी, जेम्स लेन जैसे विदेशी अकादमिकों की किताबों में शिवाजी के जन्म या उनके चरित्र को लेकर कुछ विवादास्पद बातें कही गईं, जिन पर महाराष्ट्र में बहुत तीखी और कभी-कभी हिंसक प्रतिक्रियाएं भी हुईं। ये सब दिखाता है कि शिवाजी महाराज की विरासत आज भी कितनी संवेदनशील, कितनी जीवंत और कितनी बहुआयामी है। जरूरी यह है कि उन्हें ऐतिहासिक संदर्भ में सभी उपलब्ध स्रोतों और पहलुओं के साथ समझने की कोशिश की जाए। तो इन सभी स्रोतों पर नजर डालने के बाद ये तो एकदम साफ है कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं थे, वे एक दूरदर्शी रणनीतिकार थे, एक बेहद कुशल प्रशासक थे और एक ऐसे राष्ट्र निर्माता थे जिन्होंने बेहद मुश्किल विपरीत परिस्थितियों में एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। बिल्कुल, उनकी सफलता सिर्फ तलवार के जोर पर या सैन्य विजयों पर आधारित नहीं थी। उनकी न्यायप्रिय राजस्व नीति, एक समावेशी समाज बनाने का उनका प्रयास, उनके प्रशासनिक सुधार और सबसे बढ़कर आम मराठा लोगों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान की भावना भरने की उनकी क्षमता, इन सब ने मिलकर उनकी सफलता की कहानी लिखी। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे नेतृत्व, दूरदर्शिता और एक दृढ़ इच्छा शक्ति इतिहास का रुख बदल सकती है। और ये हमें आज के समय में भी सोचने पर मजबूर करती है। शिवाजी महाराज के शासन के कई सिद्धांत, जैसे योग्यता को महत्व देना, किसानों और आम लोगों का कल्याण सर्वोपरि रखना, धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखना, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, स्थानीय प्रशासन को मजबूत करना, क्या ये सिद्धांत आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक, उतने ही जरूरी नहीं है? इन स्रोतों के आधार पर ये सवाल यकीनन विचार करने लायक है।